Hello friends, today I will continue the chapter The Coming of the British, second part. Okay. In 1764, the East India Company started another war against the combined army of the Nawabs of Bengal and Awadh and the Mughal Emperor Shah Alam at Buxar. 1764 में द ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया दूसरा वार। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मी। इनकी एक कंबाइंड आर्मी थी। इस कंबाइंड आर्मी में कौन कौन इंक्लूडेड थे? नवाब व बंगाल, बंगाल के नवाब। पहले हमने पढ़ा था बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्हें बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ने डिफीट करके किल कर दिया था। ब्रिटिश ने परास्त करके उन्हें मार गिराया था। अब बंगाल के दूसरे जो नवाब बने वो मीर क्वासिम बने। तो अब इनकी कंबाइंड आर्मी थी। अब सिराजुद्दौला जब बैटल ऑफ प्लासी में परास्त होकर उन्हें मार गिराया तो बंगाल के दूसरे नवाब बने मीर क्वासिम। तो नवाब व बंगाल मीर क्वासिम, अवध के बंगाल शुजा उद दौला। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिराजुद्दौला है और जो अवध के नवाब थे उनका नाम था शुजा उद दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम एट बक्सर। इन तीनों ने अपनी कंबाइंड आर्मी के साथ ये तीनों बक्सर पहुंचे युद्ध करने के लिए ब्रिटिश के साथ। लास्टली क्या हुआ? दे वोन द वार। British won the war and obtained the right to collect revenue in Bengal. उन्होंने राइट मिल गई, उन्हें ये ताकत मिल गई ताकि वो बंगाल से रेवेन्यू, बंगाल से टैक्स कलेक्ट कर सके। This made the East India Company very powerful as Bengal was under their control. इस जीत से ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ताकतवर हो गई जैसे बंगाल उनके अंडर आ गया। बच्चों, अब हमें ये ध्यान रखना है, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उसमें सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ने परास्त करके मार गिराया था। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ जिसमें 3 कंबाइंड आर्मी थी, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्पायर शाह आलम, इन सब की जब युद्ध हुई थी बक्सर में, तब इन तीनों में से ये तीनों परास्त हुए लेकिन इन्हें मार नहीं गिराया। जिनमें से नवाब और बंगाल जो थे मीर क्वासिम, वो बीच में युद्ध छोड़ के चले गए और अवध के जो नवाब थे शुजा उद दौला, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सेम एज बक्सर के जो नवाब थे मुगल एम्पायर शाह आलम, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। दिस मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी वेरी पावरफुल। और इसकी वजह से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और ताकतवर तो हो गई और युद्ध भूमि में सरेंडर करने की वजह से ब्रिटिश को ये युद्ध जीतना बहुत आसान हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इससे और ताकतवर हो गई और बंगाल को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। नाउ द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट देयर वर मेनी बिग एंड स्मॉल किंगडम इन द कंट्री। ब्रिटिश ने ये रियलाइज किया कि बहुत ही बड़े और छोटे किंगडम्स हैं कंट्री में, देश में, विच फाउट अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे से ही लड़ते हैं। दे कुड एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन का उन्होंने पूरा फायदा उठाया एंड इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस। नाउ इन सब्सिडरी अलायंस this policy was introduced by Lord Wellesley, who was the Governor General of India. ये पॉलिसीज लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जो इंडिया के गवर्नर जनरल उन दिनों बने थे इन 1798। और कब तक बने रहे वो? 1805 तक। According to this policies, the Indian rulers had to give up their armies. इस पॉलिसीज के अंतर्गत भारतीय रूलर्स को अपने आर्मीज को पीछे करना था
और इन रिटर्न्स द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। इसके बदले ब्रिटिश उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें बचाएंगे। फॉरेन अटैक्स मीन्स विदेश की तरफ से जो भी आक्रमण होगा उनसे ब्रिटिश की आर्मी उन्हें बचाएगी। इसके बदले उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करनी होगी, इंडियंस को सब्सिडी प्रोवाइड करनी होगी ब्रिटिश को। हम डिटेल में जाने इस चीजों को, तो सब्सिडी अलायंस क्या होती है कि हमें पैसे देने होते हैं। ब्रिटिश के रूलर्स हमें विदेशी हमले से बचाएंगे, जिनके बदले हम उन्हें पैसे देंगे और उनके रहने खाने का खर्चा हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। दीज आर कॉल्ड सब्सिडी अलायंस। मैं आपको डिटेल्स में समझाती हूँ। जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि बहुत सारे बड़े और छोटे किंगडम्स हैं जो एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से कुछ किंगडम्स ऐसे थे जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। कुछ किंगडम्स ऐसे थे जिनकी सेना बहुत कमजोर थी, तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये चीज देखकर लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस इंट्रोड्यूस किया और उन्हें समझाया कि उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है। ये जो छोटे बड़े किंगडम्स थे उन्हें समझाया कि उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है और इसके लिए गवर्नर उन्हें ब्रिटिश की सेना प्रोवाइड करेंगे जो उन्हें दूसरे कंट्री के अटैक से हमले से बचाएगी, और इसके बदले इंडियंस को उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करनी होगी, उन्हें उनके रहने खाने का खर्चा देना होगा। ये थी सब्सिडी अलायंस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दिस पॉलिसीज वाज introduced by Lord Dalhousie, who was the Governor General of India from 1848 to 1856. ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसीज थी वो लॉर्ड डलहौजी की। Now we will study about doctrine of lapse. This policies was introduced by Lord Dalhousie, who was the Governor General of India from 1848 to 1856. ये पॉलिसीज लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो इन दोनों गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 के बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज, इस पॉलिसीज के अंतर्गत इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट एन हायर, अगर कोई भी भारतीय रूलर मर जाते हैं और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, उनका कोई सुपुत्र नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट एन हायर, इस पॉलिसीज के अंतर्गत अगर भारतीय रूलर मर जाते हैं और उनका कोई उत्तराधिकारी, कोई सुपुत्र नहीं होता, देयर किंगडम वुड कम अंडर द ब्रिटिश, उनके किंगडम ब्रिटिश कब्जा कर लेते हैं। दिस पॉलिसीज डिड नॉट रिकॉग्नाइज एडॉप्टेड सन्स एज हायर। ये इस पॉलिसीज के अंतर्गत अगर किसी ने बच्चे को गोद लिया है, उन्हें भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। देयर ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर पावर टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को खींचना शुरू किया और भारत के दूसरे पार्ट पर भी अपनी पावर दिखाने लगे। However, there were a few powerful kingdoms who didn't give in to the demands of the British. कुछ ऐसे पावरफुल किंगडम्स भी थे जो ब्रिटिश की डिमांड को वैल्यू नहीं देते थे। Didn't give in to the demands of the British. ब्रिटिश की डिमांड को जरा सा भी वैल्यू नहीं देते थे। The British fought many war against these kingdoms. इस किंगडम्स से ब्रिटिश ने बहुत बारी वार किया and ultimately defeated them, और अंत में उन्हें हरा दिया। By 1850, they had established their rule in most part of India. 1850s होते होते वो भारत के बहुत सारे भाग में उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था।